किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आप सभी का किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसमें हम आपके लिए तमाम उपयोगी जानकारियां लेकर आते हैं अलग अलग सेगमेंट के जरिए। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे और आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। भारत सरकार का उद्देश्य है कृषक परिवारों की आमदनी बढ़ाना और रोजगार सृजन करना, और इसके लिए मधुमक्खी पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके बारे में कृषि मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर नवीन कुमार पटले ने क्या जानकारी दी, ये जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का। हमारे देश में मधुमक्खी पालन पुरातन काल से चला आ रहा है, परंतु वर्तमान में जब हम किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो मधुमक्खी पालन एक उचित जरिया है जिसमें हमारे छोटे एवं सीमांत किसान इसको अपना करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। मधुमक्खी पालन और ख़ास तौर पे हमारे देश में जो ऐसी फसलें हैं जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है और ख़ास तौर पे परागण के माध्यम से उनके उत्पादन को बढ़ाने की जब हम बात करते हैं तो मधुमक्खी पालन निश्चित तौर पे एक अच्छा साधन है। हम जानते हैं कि मधुमक्खियाँ हमारी फसलों को परागण के माध्यम से उनका उत्पादन तो बढ़ाते ही हैं, किंतु साथ में हमें शहद और शहद के अलावा दूसरे जो अन्य उत्पाद होते हैं जैसे कि पॉलेंस हैं, प्रोपोलिस है, रॉयल जेली है, वैक्स हैं, ये जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं इनका भी जो स्थान और इनकी जो वैल्यू है वो शहद से भी ज़्यादा होती है। किंतु शहद एक प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, हम इस पे ध्यान केंद्रित करते हैं, किंतु अब आवश्यकता है कि हम शहद के अलावा दूसरे जो अन्य उत्पाद हैं जैसा मैंने बताया उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन को बढ़ाने के लिए, इसके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर पर छोटे एवं सीमांत कृषकों को इसका लाभ दिलाने के लिए सरकार के माध्यम से कई प्रयास किए गए हैं। विभिन्न स्तरों पर इसके प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु 2020-21 में एक मिशन जिसको हम नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन कहते हैं, ये देश में लागू की गई है। इसका उद्देश्य है कि देश में स्वीट रिवोल्यूशन, एक मीठी क्रांति को बढ़ावा दिया जाए और उसके माध्यम से हम ऐसे किसान भाई और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को भी हम सहायता दें जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। इसी दिशा में इस मिशन के अंतर्गत हमने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण करना, टेस्टिंग इकाई का निर्माण करना, कलेक्शन ट्रेडिंग ब्रांडिंग सेंटर का निर्माण करना, इन सभी पे इस मिशन में समावेश किया है। और रिसर्च में, अनुसंधान में भी बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अनुसार हम मधुमक्खी पालन व्यवसाय कैसे करें, इसके अलावा उत्पादन को कैसे बढ़ाएं और इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरफ हम कैसे आगे बढ़ें, उसमें भी रिसर्च की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिसर्च कंपोनेंट को भी इसमें शामिल किया गया है। सबसे बड़ा एक चुनौती हमारे सामने थी हमारे देश में कि हम अच्छी शहद, गुणवत्ता वाली शहद लोगों तक पहुँचाएँ। इस दिशा में टेस्टिंग यूनिट्स का भी निर्माण किया जा रहा है और इस हमारे नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन के माध्यम से टेस्टिंग यूनिट्स भी बनाई जा रही हैं। प्रोसेसिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब हम किसी शहद को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केट तक लेके जाते हैं तो उसके पहले हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण हम ऐसी क्षेत्र में कर रहे हैं जहाँ पर हनी प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है और जहाँ पर इसकी आवश्यकता है।
सबसे बड़ी बात और भी है कि इस दिशा में, या मैं ये बोलूं कि यदि हम समग्र रूप से इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो एफपीओ जैसे कि अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसी दिशा में हनी के क्षेत्र में भी पूरे देश में 100 ऐसे हनी एफपीओ, हनी क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है और इनका रजिस्ट्रेशन भी तेज गति से चल रहा है। लगभग 70 हनी एफपीओ रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं और इसके अंतर्गत हनी से संबंधित, शहद से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसको लागू कर रहे हैं, ताकि हमारे एफपीओ के माध्यम से छोटे किसान भाई ये अपने शहद संबंधित जो गतिविधियां हैं उसको आगे लेके आएं और खुद उसकी मार्केटिंग भी करें और उसका लाभ है किसानों को मिले। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में हमें अच्छी रानी मक्खी मिले, अच्छे बी हाउस बॉक्स मिलें और इसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन भी हों। इसके लिए भी हमारे मिनी मिशन 1 जो कि नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन का पार्ट है उसमें प्रावधान किए गए हैं। ट्रेनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि बी कीपिंग में ट्रेनिंग होना जरूरी है और इस दिशा में आईसीआर के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से और अन्य स्टेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स और हमारी कुछ बी कीपिंग सोसाइटीज़ भी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और ट्रेनिंग दे रही हैं। तो ट्रेनिंग के बाद आती है महत्वपूर्ण बात कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं और साथ साथ में ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रोसेसिंग टेस्टिंग की जरूरत है हम उसको आगे लेके जावें। इसी दिशा में कुछ नए क्षेत्र है जहां पर लोगों को ये भी बात पता चले कि हम फसल के साथ में यदि मधुमक्खी पालन करते हैं तो हमें उसका उत्पादन तो बढ़ता ही है और कुछ हमें इनकम भी प्राप्त होती है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसलों के पोषक तत्व प्रबंधन पर काफी ध्यान देते हैं, लेकिन इसमें कई बार किसानों की लागत काफी बढ़ जाती है और कई बार मन मुताबिक उत्पादन भी नहीं मिल पाता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आई है नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से नैनो यूरिया। ये नैनो यूरिया किसानों के लिए किस तरह से कारगर है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरकों, मिट्टी कोलाइड्स और पौधों के भागों से निकाले गए नैनो कण होते हैं जो उर्वरकों के साथ क्रिया करके पौधों को पोषक तत्वों के बेहतर और प्रभावी अवशोषण के लायक बनाते हैं। आकार में बहुत छोटे होने की वजह से पोषक तत्वों को बहुत धीरे धीरे मुक्त करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एक बार डाला उर्वरक ज्यादा लंबे समय तक फसलों को पोषण देता रहेगा। इसके अलावा ये पोषक तत्वों की लीचिंग और वाष्पीकरण की वजह से होने वाले नुकसान को भी कम करते हैं। बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया वाले होने की वजह से पोषक तत्वों की जैव उपलब्धता में भी सुधार करते हैं और पर्यावरण जोखिमों को भी कम करते हैं। मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुण सुधारने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि इनके इस्तेमाल से पैदावार बढ़ती है और लागत में कमी आती है। इसके अलावा ये पौधों को मजबूत बनाकर उन्हें गिरने से बचाते हैं। कुछ दिन पहले इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो उर्वरक लॉन्च किया था, जिसकी मांग बढ़ने लगी है। भारत में खपत होने वाले कुल नाइट्रोजन उर्वरकों में 82% हिस्सा यूरिया का है। पिछले कुछ साल में इसकी खपत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर फसलें यूरिया का 30 से 50% नाइट्रोजन ही उपयोग कर पाती है, बाकी नाइट्रोजन बेकार चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इस अंधाधुंध उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड नाम की ग्रीन हाउस गैस बनती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो रही है। नैनो यूरिया तरल पर्यावरण हितैषी उच्च पोषक तत्व उपयोग क्षमता वाला एक अनोखा उर्वरक है जो लंबे समय में प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग कम करने की दिशा में एक टिकाऊ समाधान हो सकता है। देश भर की 11,000 से ज्यादा जगहों और 40 से ज्यादा फसलों पर कराए गए परीक्षण से ये साबित हुआ है कि नैनो यूरिया न सिर्फ फसल उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि सामान्य यूरिया की जरूरत को 50% तक कम कर सकता है। यही नहीं, नैनो यूरिया के उपयोग से उपज, बायोमास, मृदा स्वास्थ्य और उपज की पोषण गुणवत्ता में भी सुधार होता है। सरकार 2023 तक 32 करोड़ बोतल नैनो यूरिया तैयार करने का इरादा रखती है, जो 1,37 लाख टन यूरिया की जगह लेगा। कमाल की बात तो ये है कि नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की बोतल पारंपरिक यूरिया के एक बैग के बराबर काम करती है। तो जाना आपने कितने कमाल की है ये नैनो यूरिया। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। खेती में अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए कई सालों से किसान रसायनों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। इसे देखते हुए प्रगतिशील किसानों ने जैविक खेती को अपनाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा ही किया है ओडिशा के राम नारायण नायक ने। आइए देखते हैं किस तरह से जैविक खेती के जरिए इन्होंने अपार सफलता हासिल की और वो दूसरों किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। राम नारायण नाइक गांव साहसपुर ओडिशा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म एक कृषक परिवार में हुआ था। वैसे तो उनके पिता खेती कर घर और परिवार चलाते थे, लेकिन उन्होंने राम नारायण को पढ़ा लिखा कर गांव में एक स्कूल का अध्यापक बना दिया। शिक्षा के साथ साथ राम नारायण का रुझान खेती की तरफ भी था। 20-21 की आयु से ही राम नारायण खेती से जुड़ गए। खेती बाड़ी करते करते इन्होंने पाया कि उनके गांव में किसान जानकारी के अभाव में खेतों में रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। पढ़े लिखे होने के कारण राम नारायण जानते थे कि खेतों में रसायनों के उपयोग से कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। वे जानते थे कि रसायनों के अधिक इस्तेमाल से मृदा उर्वरता कम तो होती ही है, साथ ही मनुष्य की सेहत पर भी कुप्रभाव पड़ता है। साथ ही कई बीमारियों को जन्म भी देती है। ये बात उनके लिए चिंता का विषय था। वे रसायनों के इस्तेमाल को कैसे खत्म किया जाए, इस पर गहन विचार करने लगे। वर्ष 2005 में राम नारायण ने स्वयं जैविक खाद तैयार की और राम नारायण ने पाया कि रासायनिक खाद के मुकाबले जैविक खाद के उपयोग से लगभग 80% खर्च कम होता है। इस पद्धति से खाद बनाना बेहद आसान है। जैविक खाद का इस्तेमाल किसानों के आर्थिक बोझ को भी कम करता है, साथ ही उनके जीवन स्तर और जमीन को बेहतर बना सकता है। राम नारायण ने जैविक खाद से खेती करना शुरू कर दिया। किसानों के विकास का पहिया चलने लगा और जैविक खाद के सुखद परिणाम सामने आने लगे। लेकिन अब कुछ परेशानियां और थी जो राम नारायण की सफलता का रास्ता रोक रही थी। फसलों पर कीट पतंगों के आक्रमण से कैसे बचा जाए, इसका रास्ता भी राम नारायण को खोजना था। राम नारायण रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। राम नारायण अपने आसपास उगने वाली जड़ी बूटियों के गुणों को भली भांति जानते थे। राम नारायण ने उनकी पहचान कर एक जैविक कीटनाशक बनाने का फैसला किया। राम नारायण द्वारा बना ये जैविक कीटनाशी एक आविष्कार साबित हुआ। राम नारायण के इस सराहनीय कार्य से इनके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के किसानों की भी जिंदगी बदल गई। दूर दूर के गांव के किसान राम नारायण से सुझाव लेने आने लगे, उनसे प्रभावित होने लगे। आज हजारों किसान उनके द्वारा बनाए जैविक खाद और जैविक कीटनाशी का इस्तेमाल कर लाभान्वित हो रहे हैं। राम नारायण को उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मेहनत, लगन और एक नई सोच कैसे एक साधारण किसान को एक असाधारण नायक में बदल सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है राम नारायण नाइक। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान।
उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अब सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। खेती किसानी बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाएं कई बार किसानों की चुनौतियों को बढ़ा देते हैं। ऐसी घड़ी में किसानों का साथ देने के लिए चलाई जा रही है योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना किसानों को किस तरह से राहत देती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है
तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। जहां एक तरफ सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के कई तरह के प्रयास कर रही है, तो वहीं ऊर्जा जरूरतों को अक्षय ऊर्जा के जरिए पूरा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इन्हीं उद्देश्यों को किस तरह से पूरा करती है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत
जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज आपके लिए हम जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आपको बता दें कि कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।